बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज के एपिसोड है होंडा सिविक 96 मॉडल के ऊपर। तो इसका कुछ काम चल रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूं। एक तो इसका जो है बेल्टें वगैरह चेक हो रही हैं। सबसे पहले बेल्टों के ऊपर आपको बताता हूँ बेल्टें कैसे चेक हो रही हैं। इसकी जनरेटर की बेल्ट अलहदा होती है और इसकी कंप्रेसर की एसी की जो बेल्ट होती है वो अलहदा होती है। पावर पंप की बेल्ट अलहदा होती है। टोटल इसमें 3 बेल्ट चलती हैं और चौथी जो बेल्ट होती है वो ये टाइमिंग बेल्ट होती है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बेल्ट होती है वो जो टाइमिंग बेल्ट होती है। अगर ये बेल्ट टूट जाए तो गाड़ी का ये जो वॉल्व्स वगैरह लगे हुए हैं ये सारे वॉल्व्स भी टेढ़े हो जाते हैं। चलती गाड़ी में अगर ये स्टार्ट गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट टूटती है तो जैसे ही आपकी टाइमिंग बेल्ट टूटती है फ़ौरन अगर आपने क्लच को नहीं पकड़ा तो ये आपके वॉल्व वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड वगैरह टेढ़ा हो जाता है, कुछ भी ऐसा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी गाड़ी हो आपके पास तो कोशिश करें ये टाइमिंग बेल्ट को लाजमी नज़र मार लिया करें कि ये किस कंडीशन में है। इसके ऊपर वाइट कलर का टापा चढ़ा होता है और इधर ये केस लगा होता है। पहले इस केस को उतारेंगे आप। इधर से 2 बोल्ट होते हैं इस साइड पे करके, यहाँ पे 10 नंबर के 2 बोल्ट, एक ये बोल्ट होता है एक इस साइड पे होता है। ये दोनों बोल्ट खोलेंगे, टापा ये वाला जो है ये बाहर आ जाएगा। इसको मैंने उतार लिया टापे को, तो यहाँ से नीचे से आपको टाइमिंग बेल्ट नज़र आ जाती है। अब ये टाइमिंग बेल्ट की देखें कंडीशन सही है। जब ये टूटने वाली होती है तो इसके ऊपर भी क्रैक आ जाते हैं, ऐसे लाइनें आ जाती हैं। और जो नीचे अंदर वाली साइड है जो इसकी चल रही है वो जैसे यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी मोड़ के दिखाता हूँ, भी मुड़ नहीं रही है क्योंकि इसकी टेंशन लगा होता है जिसने इसको टाइट किया होता है। ये देखें अब ये थोड़ी सी मैंने मोड़ी है तो ये इसकी कंडीशन ठीक है। मतलब इसके यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, देखें भी आपको क्रैक्स वगैरह कोई नहीं नज़र आ रही, बेल्ट सिस्टम ठीक है। तो ये इसकी जो लाइफ होती है तकरीबन 80,000 किलोमीटर ये ओरिजिनल जो कंपनी की फिटेड बेल्ट आती है उसकी लाइफ होती है। जो आफ्टर कंपनी की रिप्लेसमेंट बेल्ट के बाद हम जो यूज़ करते हैं, रिप्लेस्ड करते हैं उसको, वो उसकी लाइफ तकरीबन 40-50 हज़ार होती है। अभी ये जो बेल्ट की लाइफ बाकी रिमेनिंग है इसकी कंडीशन को देखते हुए 20-25 हज़ार तकरीबन चल जाएगी। 20 का हज़ार अगर हम एस्टिमेट रखें तो काफ़ी है। 20 हज़ार के बाद इसके ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो 20 हज़ार तक ये चल जाएगी। फिर दूसरा इसकी जो बेल्टें तीनों वो तीनों बेल्टें ठीक है, सिर्फ एक जनरेटर की बेल्ट जो है उसका इशू निकला है, वो ये बेल्ट है। ये देखें अब जब जनरेटर की बेल्ट को मैंने निकाला तो ये देखें इसमें किस तरह के क्रैक्स आए हुए हैं। इसको ऐसे करें, ये देखें क्रैक आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर सिर्फ ये वाली बेल्ट को रिप्लेस किया है। मतलब ये बेल्ट पुरानी है और ये मैं जनरेटर की नई बेल्ट लेके आऊँ। ये देखें ये 500 की आई ये बेल्ट, तो ये बेल्ट बिल्कुल न्यू है। ये जनरेटर की बेल्ट डल जाएगी। और ये इसी तरह ये इसके पावर पंप की बेल्ट है, ये भी ठीक है। और जो इसकी एसी की बेल्ट है वो भी ठीक है, वो अंदर लगी हुई है कंप्रेसर की। एसी की थोड़ी सी अल्ट्रेशन की थी इसमें ये होंडा CF4 का कंप्रेसर लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से इसकी बेल्ट को थोड़ा सा काट के लगाया हुआ है, लेकिन वो बेल्ट ठीक है अभी, वो भी सही है, वो मैंने चेक कर लिया है। इसकी तरह कूलिंग की और परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी होती है एसी की, तो इसलिए ये कंप्रेसर अल्ट्रेशन थोड़ी सी करके इसमें ये लगा देते हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी हुई हुई है और ये बेल्टें इसकी सारी चेंज हो जानी है। टाइमिंग बेल्ट की टेंशन वो ठीक ख़त्म हो गई है कि वो मतलब टूट ना जाए, वो ठीक है। और उसके बाद इसका जो केस ऊपर से उतारा हुआ है इसको पेंट किया हुआ है। ये देखें ये ब्लैक पेंट है, ये 150 रुपये का आया है। 160 रुपये इसकी प्राइस थी, लेकिन थोड़ी सी 10 रुपये कंसेशन करके उसने 150 का दिया। ये देखें अब इसके साथ मैंने ये इसको केस को पेंट किया। ये मैट फिनिश में होता है, इसको आपने शाइन में नहीं पेंट करना। 2 किस्म के स्प्रे आते हैं। ये देखें अब ये जो स्प्रे है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा फोकस करके ये देखें मैट ब्लैक 4 नंबर है, ये नंबर 4 मैट ब्लैक। ये मैट वाला यूज़ करना, आपने शाइन वाला यूज़ नहीं करना। तो अब ये इसको पेंट किया है और इसको पेंट के बाद थोड़ा सा धूप में रख दें, ये खुश्क हो जाएगा और इससे ज़रा इसकी लुक अच्छी आ जाती है। ब्लैक कलर में अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको रेड में पेंट करते हैं, कुछ किसी। अभी मैं इसको ये बताता हूँ कि जब इसको मैंने पेंट कर लिया है तो इसको मैंने स्क्रैच कैसे करना है। इसका जो होंडा लिखा हुआ है, ये मेरे पास रेगमाल है, कोई भी आप रेगमाल ले लें, सैंड पेपर ले लें। उसके साथ जैसे ये होंडा है ऊपर से हमने यहाँ से होंडा सिल्वर कलर में हमें नज़र आना चाहिए। इसको ऐसे स्क्रैच करेंगे रेगमाल से तो ये पेंट यहाँ से सारा उतर जाएगा, नीचे से सिल्वर वापस आ जाएगा, तो ये सिल्वर अच्छा लगेगा। नीचे सारा जो केस है वो ब्लैक हो जाएगा, ऊपर से जो राइटिंग हुई है ये सिल्वर वापस आ जाएगी। ये देखें मैंने थोड़ा सा स्क्रैच किया है, यहाँ से ये सिल्वर शो हो रहा है आपको। इसको बड़े प्रॉपर तरीके से बड़े प्यार से इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। ये पूरा होंडा ऊपर से स्क्रैच हो जाएगा। चाहे आप ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेविंग ब्लेड लेने, उससे हल्का हल्का इसको स्क्रैच करके ऊपर से पेंट उतार दें, नीचे वाला पेंट एज इट इज़ रहेगा, तो ये अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये तकरीबन 150 रुपये का ये पेंट आया है। तो ये पेंट आपने इसको करके तो इस तरह इसकी मैट फिनिश आ जाएगी, लुक अच्छी आ जाएगी। फिर इसमें एक ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें लीकेज आ रही थी। ये देखें यहाँ से नीचे से अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये जो चैम्बर है ये चैम्बर सारा ऑयल से भरा हुआ है। ये देखें ये चैम्बर सारा
ऑयल से भरा हुआ है। जब मैंने इसकी लीकेज को कंफर्म करने के लिए इसकी टाइमिंग बेल्ट वाली साइड को खोला तो यहाँ पे इसके अंदर एक सील लगी होती है। ये जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ पे सील होती है, इसके अंदर रबड़ सील होती है। तो ये सील इसकी चलते हुए बाहर आ गई थी निकल के, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑयल की लीकेज नहीं थी रुक रही, यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इसको सील को वापस अंदर ठोका है, ठोकने के बाद ये इसकी लीकेज ख़त्म हो गई है। उसके बाद इसकी कुछ रिस्टोरेशन चलनी है, ये फ्रंट इसका कंप्लीट कर देना है, इसकी वॉशिंग वगैरह होनी है, वॉश वगैरह होके तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका फ्रंट। फिर इसके प्लग्स वगैरह चेक किए हैं, प्लग इसके ठीक है, ये कंडीशन निकली। थोड़ा इसको मैंने एहतियातन साफ़ कर लिया था एक माल मार के, लेकिन ये प्लग इसके ठीक है, नए डले हुए हैं। तो इरिडियम नहीं है, अगर इरिडियम हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी ठीक है, बहरहाल चल रहे हैं। ये थोड़ा सा पेट्रोल की एवरेज को अच्छा नहीं आने देते, थोड़ी सी गंदी एवरेज आती है इससे। तो ये प्लग भी इसके ठीक हो गए हैं, ये भी चेक हो गए हैं। उसके अलावा इसकी एक तो शॉक्स का इशू ये है कि इसके ऊपर रखी है पैकिंग। अच्छा, पैकिंग रखने के बाद ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी पैकिंग है, 1 इंच से भी मोटी। ये देखें जहाँ पे मेरी उंगली है ना इस टाइम, ये पैकिंग है शॉक के ऊपर। और 1 इंच से मोटी पैकिंग रखने के बावजूद गाड़ी जंप पे से टेढ़ी करके गुजारनी पड़ती है अगर 4-5 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी बहुत डाउन होती है, पैकिंग रख के आप इसको ऊंचा करेंगे तब भी ये गाड़ी डाउन ही रहती है। इसी तरह पीछे वाली साइड पे देखें, ये 1 इंच की पैकिंग है, 1 इंच की पैकिंग के ऊपर थोड़ा सा गाड़ी को और उठाया हुआ है, ये नट रखे हुए हैं पैकिंग के ऊपर। ये देखिए पैकिंग के ऊपर नट 2 रख के और थोड़ा सा गाड़ी को ऊंचा किया हुआ है, 1 इंच से भी ज़्यादा। तो तकरीबन ये 1.5-2 इंच की पैकिंग बन जाती है इस तरह। 1.5-2 इंच उठाया हुआ है, उसके बावजूद गाड़ी पे जब 5 बंदों का लोड आता है, ये देखें नट नज़र आ रहा होगा आपको, जब लोड आएगा 5 बंदों का तो गाड़ी फिर भी जंप से टेढ़ी करके गुजारनी पड़ती है, जंप पे नीचे लग जाती है गाड़ी। तो ये गाड़ी जो है 2000 मॉडल हो गया, 95 मॉडल हो गया, ये थोड़ा डाउन गाड़ियाँ होती हैं तो इनको डाउन ही अच्छी लगती हैं। ऊंचा कर लेंगे तो शो गाड़ी की थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। अब मैंने इसको ऊंचा किया, शो गाड़ी की ख़राब हो गई, इसको वापस मैंने डाउन करना है। ये सारी पैकिंग निकाल लेनी है तो ये गाड़ी बिल्कुल अपने टायरों के ऊपर, इसका ये फेंडर गैप जो है ये ख़त्म हो जाएगा। देखें अभी काफ़ी गैप है, ये ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी डाउन आ जाएगी। जंप पे तो अभी भी लग रही है, तब भी लगे, तब थोड़ी ज़्यादा लगेगी जंप पे, लेकिन शो बहुत आ जाएगी गाड़ी की। तो एक ये चीज़ है इसकी। और इस तरह छोटे मोटे इसके काम हैं। अभी मैं सैंपल लगा के चेक कर रहा था, रिमो के ऊपर अगर मैट फिनिश में पेंट किया जाए तो अच्छा लगता है। ये पेंट ख़राब हुआ है तो वही जो स्प्रे है, 2 बोतलें तकरीबन आपकी रिमो के ऊपर लग जाएंगी। तो मैंने थोड़ा सा सैंपल लगाया, उस साइड पे ये बोतल की स्प्रे वाला पड़ा हुआ है पेंट, तो इसको मैंने सैंपल लगा के चेक किया यहाँ पे इस जगह पे, तो ये अच्छी लुक आ रही है इसकी, ठीक आ रही है। ये रेड हुआ था, इसको पहले तो मैंने सैंपल जस्ट लगाया कि कैसी लुक आएगी। ये भी इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह सैंड करके, रेगमाल से अच्छी तरह मंजाई करके इसकी, उसके बाद इसके ऊपर जो है ब्लैक स्प्रे किया जाएगा मैट फिनिश में। ये देखें, इसको ऐसे पुराने पेंट को सारे को इस तरह, ये नीचे रेड हुआ है, इसको उतारना है। उतार के जब नीचे से सिल्वर रिम निकल आएगा उसके ऊपर फिर ये मैट स्प्रे करेंगे, तो इसके ऊपर भी स्प्रे हो जाएगा, रिम भी अच्छे हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसको आप कंप्रेसर से गन से पेंट कर लें, खुला पेंट ला के, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो वो भी किया जा सकता है। तो एक ये भी काम है। इधर भी इसी तरह पैकिंग रखी हुई है, वो देखें ऊपर शॉप के ऊपर वाली साइड पे, वो पैकिंग भी यहाँ से रिमूव करनी है ताकि गाड़ी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी तो इसकी लुक वाइज ठीक हो जाएगी। फिर इसी तरह इसके वायरिंग का काफ़ी काम था। वायरिंग का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे करके गंद मचा हुआ था, मुख्तलिफ़ किस्म के कटआउट, रिलेज़ वगैरह यहाँ पे ओपन छोड़े हुए थे, हेडलाइट की रिलेज़ वगैरह और इसी तरह हॉर्न की रिलेज़ वगैरह, वो सारी भी ख़त्म की हैं। ये देखें, अब ये सारी रिलेज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके इसके ऊपर लिफाफा चढ़ा के उसके ऊपर टेप कर दिया है, इंसुलेट किया गया इसको, ताकि इसको पानी से कुछ ना हो, पानी वगैरह ना जाए इसके अंदर। तो ये भी काम इसका किया है। तो अब ये यहाँ से तारों का गंद वगैरह सारा साफ़ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से सिर्फ 2 वायर्स गुजर रही हैं इस टाइम, एक इसकी ओरिजिनल वायर आ रही है, एक ये बैटरी से जो आ रही है पावर की वायर, जिसके ऊपर हमने रिलेज़ वगैरह का लोड डाला होता है, ये 2 वायर्स आ रही हैं। इससे पहले यहाँ पे गंद मचा हुआ था, पूरी वायर का एक गुच्छा था, उसको भी क्लियर किया। अब इसी तरह इसके बाद एक किया, जैसे यहाँ पे तारों का गंद पड़ा हुआ है, इनको भी क्लियर करना है अभी, लेकिन ये सारी सेटिंग करने के बाद होगा, तो इसको भी करना है अभी। फिर इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग वगैरह करनी है। इस तरह ये गाड़ी का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा ये सोच रहा था कि इसको जो है फेस लिफ्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो 2000 मॉडल में उसके तकरीबन कोई 50,000 का सामान आएगा इसका। अगला बम्पर भी नया डालना पड़ेगा, अगला वैसे तो पुराना भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा हल्की हालत में है, तो वो अगला बम्पर, पिछला बम्पर, अगली लाइटें, पिछली लाइटें, अगले दोनों फेंडर भी नए डालने पड़ेंगे, ज़रा गाड़ी की लुक प्रॉपर आ जाएगी। फिर गाड़ी को पेंट किया जाएगा तो गाड़ी मतलब ओके हो जाएगी। पिछली लाइटें इसकी यहाँ पे इस तरह की होती हैं,
ये देखें, ये इस तरह की आ रही हैं। ये 96, 97, 98 मॉडल में आया है। जो 99 मॉडल आया था, ये 2000 था, उसमें ये लाइट की शेप ऐसे डिक्की में यहाँ से ऐसे होके ऐसे आ रही है। तो उसके लिए मुझे डिक्की चेंज करनी पड़ेगी इसकी, फिर इसके अंदर वो वाली लाइट 2000 मॉडल वाली फिक्स हो जाएगी। तो ये पूरी लाइट इसकी फिर चेंज हो जाएगी कंप्लीट। तो फिर ये 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी, फेस लिफ्ट में चली जाएगी। फिर इसी तरह जो बैक बम्पर आया था, इसमें ये वाला आया हुआ है 96, 97 में। इसके ऊपर ये ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, गोला लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक जाता है। जो 2000 मॉडल में बम्पर है वो बिल्कुल प्लेन कर दिया इन्होंने, यहाँ से वो अच्छा लगता है। उसके ऊपर ये गोला ख़त्म कर दिया है, तो वो लगाना पड़ेगा। फिर इसी तरह ये एंटीना है, ये 96 मॉडल में आया हुआ है, लेकिन ये वर्किंग नहीं है। ये बिलालगंज से लेकर नया डालना पड़ेगा। कुछ इस तरह के इसके प्रोजेक्ट अभी होने हैं, वो इस मैकेनिकल सारी वर्किंग के बाद होना है। जब गाड़ी फिट हो जाएगी एक दफ़ा, उसके बाद वो सारा एस्टिमेट वगैरह लेके इसको पेंट शेंट का सारा वो सामान ला के फिर इसको पेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये इसका कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने धूप में रखा हुआ है, मैट फिनिश में अच्छा लग रहा है ये। तो अब ये धूप में आ गया। असल में ये ओरिजिनल आता है ब्लैक, ये उसमें आता है जो वीटेक वाला इंजन होता है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है होंडा, उसके ऊपर लिखा होता है होंडा, नीचे वीटेक लिखा होता है। उसके अंदर ये ओरिजिनल ब्लैक ही आता है, वो ब्लैक अच्छा लगता है। लेकिन ये EXI इंजन है, नॉन वीटेक है, इसके ऊपर सिर्फ ये होंडा लिखा होता है। तो इसको फिर ब्लैक स्प्रे करके ब्लैक करना पड़ता है। इसको स्क्रैच करके यहाँ से सारा इसको उतारना पड़ेगा, तो ये अच्छी लुक में आ जाएगा ये भी ना। तो ये कंप्लीट हो गया वैसे स्प्रे। फिर इसको इसकी फिटिंग शीटिंग है, फिटिंग जब भी करें इसके अंदर थोड़ी सी सिलिकॉन लगा लिया करें। इसका ये जो नीचे से इसकी सफाई करके यहाँ पे सिलिकॉन लगेगी, सिलिकॉन लग के इसका जो जैन है यहाँ से लीक नहीं होगा। तो पहले भी ये सिलिकॉन लगी हुई है, तो ये तो अब ज़ाहिर है नहीं लगेगी। देखें पहले सिलिकॉन सारी यहाँ पे लगी हुई है, तो इस जगह पे सारी सिलिकॉन लग के, तो वो मैं ये बड़ी बोतल लेके आया हूँ। ये 230 रुपये की आई है, जिम्सा कंपनी की ब्लैक सिलिकॉन। छोटी अगर लाते हैं तो वो भी तकरीबन 150 की है, लेकिन वो बेबरकती सी रहती है, उसमें ख़त्म हो जाती है। तो ये मतलब ईजी बंदा इस्तेमाल कर लेता है इसको। तो ये सिलिकॉन लगा के इसका जैन वगैरह फिक्स करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे इसका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 96 मॉडल को थोड़ा सा रिस्टोर कर रहे थे कम बजट में, और इसकी कुछ रिस्टोरेशन चल रही थी। उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि ये जो टेपर कवर होता है इसका, इसको हमने पेंट किया था इस पेंट के साथ। ये स्प्रे पेंट है, ये देखें मैट ब्लैक 4 नंबर पेंट है, ये मैट ब्लैक। ये 160 या 150 रुपये का मैंने लिया है, 160 तक मिल जाता है 150 का। तो ये स्प्रे पेंट से पहले इसको अच्छी तरह पेट्रोल से वॉश करके इसको मैंने स्प्रे कर लिया था। स्प्रे करके इसको थोड़ी देर धूप में रख देना ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। और अब आप देखें इसकी फिनिश बड़ी अच्छी मैट में आ रही है। और ये केस आता है, ये वाला टेपर कवर जो होता है ये आता है होंडा सिविक जो वीटेक वाला इंजन होता है इस मॉडल में आया हुआ, जो VTI में आता है। उसके अंदर ये इंजन के ऊपर ये वाला कवर नहीं लगा होता, वो वीटेक वाला कवर लगा होता है। उसके ऊपर यहाँ पे वीटेक लिखा होता है, तो उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो ये होता है नॉन वीटेक, ये EXI इंजन के अंदर ये वाला कवर आता है। तो इस कवर के ऊपर सिर्फ होंडा लिखा होता है, इसके ऊपर वीटेक नहीं लिखा होता। तो ये सिंपल कवर होता है। तो अब इसको मैंने पेंट किया है। अब पेंट खुश्क हो गया, 2-3 घंटे इसको धूप में पड़ा रहने दिया। काफ़ी हीट हो गया था, हीटअप हो गया था ये, और उसके बाद ये अच्छी तरह पेंट ड्राई हो चुका है। फिर इसको मैंने लाके अंदर रखा है, थोड़ी देर ये खुश्क होने दिया इसको। अब ये ठंडा हो गया, खुश्क होने के बाद ठंडा हो गया। और अब मैं इसको क्या कर रहा था, इसको यहाँ से स्क्रैच कर रहा था। ये होंडा इसका वाजे कर रहा था लिखा हुआ, यहाँ से पेंट रिमूव करना होता है। तो मैंने आपको बताया था इसको आप सैंड पेपर से या ब्लेड से या शेविंग ब्लेड वगैरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें मैंने यहाँ से ऐसे इसको ब्लेड रख के ऐसे ऐसे ब्लेड को चलाया। ये पेपर कटर का ब्लेड होता है, जो ये नॉर्मल ये पेपर कटर होता है आपके पास, इसका ये ब्लेड है। ये देखें मेरे पास इस पेपर कटर का मैंने निकाला हुआ ये वाला ब्लेड। इस ब्लेड से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब जैसे ये N लिखा हुआ है, N के ऊपर से मैंने इस पेंट को उतारना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लेड को ऐसे रख के इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रैच किया इसको। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये पेंट सारा इसके ऊपर से उतरता जा रहा है, और जो राइटिंग है वो नीचे से वाजे होती जा रही है। देखें इस तरह करके ये सारा पेंट मैंने यहाँ से रिमूव करना है ताकि जो राइटिंग है वो वाजे हो जाए। ये देखें, क्योंकि ये नॉन वीटेक इंजन है तो इसके ऊपर ये ब्लैक में नहीं आता, ये सिल्वर टॉप आता है, इसका सिल्वर टॉप केस आता है, इसका इंजन केस टेपर कवर। तो इसको फिर ये ब्लैक स्प्रे करना पड़ता है। तो स्प्रे के बाद फिर इस तरह करके अगर आप इसको पक्का पेंट करें
ये जो स्प्रे पेंट होता है ये पक्का पेंट नहीं इसको कहते। पक्का पेंट वो होता है जो गन के साथ किया जाता है। तो अगर आपने किसी पेंटर से जाकर वो करवा लें वो भी अच्छा है, और ये भी ठीक है, ये भी मतलब सस्ते में कम। अब देखें 150 रुपये में ये काम हो गया। इसको आपने खोलना है, खोल के आप इसको पेंट करके तो दोबारा इसको फिट कर लें, तो ये 150 रुपये में काम हो गया। अगर आप वो पक्का पेंट करवा लें कंप्रेसर वाला, गन वाला, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपने करवाना इसको मैट में है, फिर शाइन वाला नहीं करवाना। ये मैंने आपको जो बोतल दिखाई है ये शाइन वाली नहीं है, ये मैट फिनिश के अंदर है। तो इसको आप मैट फिनिश में करवाएंगे तो ही ये अच्छी लुक देगा। अब ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे रखें और ऐसे इसको कटर को ऐसे चलाएंगे, देखें ये आराम से, लेकिन बड़ी एहतियात से और बड़े प्यार से इसको करना है कि नीचे वाला जो पेंट है वो ना ख़राब हो। ये ना आप ब्लेड चलाएं और ब्लेड आपके हाथ से स्लिप हो जाए, और स्लिप होके जो नीचे केस के ऊपर पेंट हुआ हुआ है, कवर के ऊपर पेंट हुआ हुआ है, उसके ऊपर जाके उस पेंट को, अब ये नीचे वाले पेंट को डैमेज कर दे, वो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात से इस ब्लेड को चलाना है, बड़ी अच्छी तरह ग्रिप करके। ये देखें इस तरह करके हल्के हल्के हाथ से आपने इसको, बस ये देखें बड़े प्यार से मैंने इसको चलाया और ये सारा जो है रिमूव हो गया हुआ है। इसको ऐसे कर देना आपने, और इस वाले को ऐसे इधर से ऐसे उखाड़ देना है। ये देखें ये सारा जो है साफ़ हो गया हुआ है। बस यही इसकी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको बड़े प्यार से क्लियर करना है। पहले दरमियान से एक हल्का सा कट लगा लें, जैसे ये कट लगाया, अब इसके बाद आगे आपका ये ब्लेड आसानी से चलता जाएगा। ये देखें, और इसके बाद अगर आप इसको रेड पेंट करना चाहें, ये जो होंडा लिखा हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, इसके ऊपर इसको एज इट इज़ छोड़ दें, एज इट इज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये होंडा सिल्वर कलर में होता है और बाकी जो है वो रेड या नीचे ब्लैक में आ जाता है इसका। अगर आप इसको रेड करना चाहें वो आपके ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों ने इसको भी रेड किया होता है, तो कुछ लोग तो ये करते हैं इसके ऊपर रैप करवाते हैं। तो रैप भी ठीक है, उसकी एक अपनी लुक है इसकी, लेकिन वो महंगा पड़ जाता है। रैप अगर आप इसको करवाएंगे तो वो 200-300 रुपये ले लेगा आपसे रैप करने का, तो ये ज़रा सस्ता हो जाता है। ये देखें 150 रुपये में ये सारा केस तैयार हो गया इसका, तो ये सस्ता हो जाता है। अब नेक्स्ट, अगर आप इसको होंडा का जो नीचे से निकल आया है सिल्वर में, अगर आप इसको रेड में करना चाहें तो आप उसको नीचे पैकिंग करके मास्किंग टेप जो मिल जाती है, कागज़ वाली टेप, आप वो टेप लगा के नीचे सारी साइडों पे उसको पेपर कटर से कटिंग करके और नीचे सारा उसको पैक कर दें। सिर्फ ये होंडा इसको आप ओपन छोड़ दें, नीचे से सारा कवर कर दें इसको। तो इस होंडे को फिर आप जो है रेड स्प्रे लें 150 रुपये का मैट फिनिश में, या कोई और कलर अगर आप करना चाहें तो वो ला के इसके ऊपर कर दें, तो ये आपका जो है वो उस कलर में चला जाएगा। जिस तरह आपको मतलब ईजी, आसानी रहे, अच्छा लगे, जिस तरह आपकी पसंद हो आप उस तरह इसको कर सकते हैं। अब ये मुझे चूँकि ये इसी कलर में पसंद है तो मैंने इसको एज इट इज़ रखना है। और दूसरा तरीका फिर ये होता है कि अगर आप इस स्टेप के बाद इसको किसी कलर में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर रैप करवा सकते हैं। सिर्फ इतने से हिस्से के ऊपर आप रैप करवा सकते हैं। जैसे कि रेड कलर अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप कहते हैं कि ये होंडा आपका रेड कलर में लिखा हो, तो स्टिकर वाले के पास जाएं, उससे आप रेड कलर में मैट वाला स्टिकर लेके आएँ। जो दूसरा स्टिकर है शाइन वाला वो ना लें, मैट वाला स्टिकर आप ला के इसको ऐसे यहाँ पे लगाएं और साइडों से ऐसे पेपर के साथ उस स्टिकर को ऐसे कटिंग कर दें। सारा कटिंग करेंगे, नीचे से सारा स्टिकर उतर जाएगा, सिर्फ इस होंडा के ऊपर जो है वो उस कलर में आ जाएगा। अब आप इसकी कंप्लीट लुक देखें। अभी मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ करना है इसको, अब क्योंकि इसकी ना लुक थोड़ी सी डल आ रही है, होंडा मैला मैला सा हो गया हुआ है। तो इसको मैंने साफ़ करने के लिए 1000 नंबर का जो पेपर होता है, रेगमाल होता है, सैंड पेपर होता है, उसके साथ इसको मैंने अभी सैंड करना है। तो उस पेपर से इसको मैं थोड़ा सा सैंड करूँगा, ऐसे ऐसे करके स्क्रैच करूँगा, तो ये नीचे से थोड़ा सा शाइनी आ जाएगा, लुक इसकी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि अभी ये मैला हो गया हुआ है। लेकिन ओवरऑल आप लुक देखें। अब ये टेपर कवर जब गाड़ी के ऊपर फिट होगा तो आप इमेजिन करें कि कितनी उसकी खूबसूरती आएगी। एक मतलब जैसे ये वीटेक वाला इंजन होता है, ये वो लुक देगा, तो बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। और जस्ट थोड़े से पैसों में ये देखें इस बोतल से। और अभी इस बोतल में स्प्रे काफ़ी सारा मेरे पास मौजूद है। मैंने इसको 2-3 कोट किए हैं। पहले एक कोट किया, एक कोट के बाद इसको थोड़ा सा सूखने दिया, उसके बाद दूसरा कोट किया और उसके बाद तीसरा कोट किया। तो ये देखें कितनी अच्छी लुक में ये रिस्टोर हुआ है। इसको ऐसे कपड़ा मारें हल्का सा और अब देखें, ये देखें बहुत अच्छी लुक में ये आ गया। और अगर यही मैं इसका टापा जो है, ये केस जो टेपर कवर है बिलालगंज से लेने जाता तो ये काफ़ी मुझे महंगा पड़ना था, तो इसलिए बहरहाल मैंने उसी को पेंट करके रिस्टोर किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक और नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट एपिसोड में टैपर कवर को पेंट किया था मैट फिनिश के अंदर, मैट ब्लैक में पेंट हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसको स्क्रैच किया था, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ गया था। स्क्रैच करके पेंट ऊपर से उतार दिया था, तो वो मैंने आपको बताया था। ये मैंने ये पेपर कटर से ना इस तरह करके, अब जैसे ये एच है, एच के ऊपर हल्का सा ऐसे पेपर कटर ऐसे फेरता गया तो सारा स्क्रैच हो गया। मेरी लास्ट वीडियो से पिछला जो पार्ट था उसमें वो आप देख सकते हैं। तो एज इट इज़ भी ठीक लग रहा था, लेकिन मैंने फिर आपको बताया था अगर आप इसके ऊपर रैप करवाना चाहें, क्योंकि ये होंडा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा रैप करवा के। तो आज फर्दर जो है मेरा ये प्लान बना कि मैं इसको रैप कर लूँ। उस रैपिंग के ऊपर आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये इतना सा पीस लिया था मैंने रैपिंग शीट का, इतना लंबा, तकरीबन ये मेरे एक हाथ के यहाँ तक इसकी लंबाई हो जाती है, और तकरीबन ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ये इतना लंबा आप पीस ले लें। मैंने ये पूरा स्टिकर ऐसे ला के इसके ऊपर लगा दिया था। ये स्टिकर होता है पूरा। अब ये स्टिकर इसके ऊपर लग गया, लगने के बाद मैंने एक्स्ट्रा, ये देखें, ऐसे ला के मैंने इसका स्टिकर जब इसके ऊपर लगा दिया तो ये नीचे से इसका पेपर उतर गया, ऊपर स्टिकर आ गया। स्टिकर मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने पेपर कटर से साइडों से एक्स्ट्रा जो है काट लिया, इधर से इतना, इधर से इतना। लेकिन आपने जो काटना है वो इस तरीके से काटना है कि आपका पेपर कटर ये नीचे वाले पेंट को डैमेज ना करे। अगर हल्का सा भी आपके हाथ से स्लिप होता है तो वो नीचे वाले पेंट को डैमेज करे। देखें, ये मैंने काट के यहाँ पे रखे हुए, इसके हल्के हल्के करके मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ इसकी। फिर इसी तरह मैंने इसके ये डिजिट्स को काटना शुरू किया। अब जैसे ये मेरे हाथ में पेपर कटर है, अब मैंने इसके एन के ऊपर आ गया हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको रखूँगा ऐसे करके, ये ऐसे मैंने पेपर कटर रखा है इसको, और इसको ऊपर रख के नीचे ज़्यादा प्रेस नहीं करना ताकि नीचे वाले पेंट को ना डैमेज करे। ऐसे रख के ऐसे हल्का ऐसे मैंने इसको चलाना शुरू किया। ये देखें, ये हल्का चलाया, और जो इसकी लाइन है, बॉर्डर वगैरह बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखें, इसको इस तरह करके यहाँ से ही चलना है इसने, ऐसे। ये देखें, एक्स्ट्रा जो होगा पेपर वो सारा उतर जाएगा और बिल्कुल जो है वो क्लियर होता जाएगा। पहले मैंने मोटा काटा, अब इसको मैं ब्रीक फर्दर की खूबसूरती के लिए, ये देखें, एक्स्ट्रा जितना है वो उतर जाएगा। ये आ गया, और वो बिल्कुल नीचे से जो डिजिट लिखा हुआ है वो वाज़े हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको सारे को काटना है। अगर आप इसको ना भी रैप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन रैप करके थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो मेरे पास ये रैपिंग शीट पड़ी हुई थी, स्टिकर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको पेस्ट करके जस्ट सैंपल लगाया। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना के तो आपसे शेयर कर दूं। तो जब ये मैं कंप्लीट इसको काट लूँगा ऐसे, जैसे मैंने ये काटा, ये डी देखें कितना फ़ाइन काटा है, ए देखें कितना फ़ाइन हो गया। तो इसको मैं हल्का सा चूल्हे के ऊपर हीट दे लूँगा, आग की हीट दूंगा। उससे ये होगा कि ये वेनाइल शीट होती है, वेनाइल जैसे, मतलब ये हीट से देखें, ये पेपर है ना, इसको जैसे मैं हीट दूंगा, हीट से ये लंबा हो जाएगा, प्लास्टिक टाइप जैसे होता है। तो जैसे नीटो की आप समझ लें टेप होती है, उस तरह के मिलता जुलता ये कोई मटीरियल है। जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और ये पक्का इसके ऊपर जुड़ जाएगा, और जो किनारे होंगे वो सारे साइडों पे फोल्ड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, ये और ज़्यादा अच्छी लुक में आ जाएगा। तो अब ये देखें, पहले जो था वो इस तरह का था। ये मैं अगर इसको स्टिकर को उतारूं, नीचे से ये निकलेगा। ये देखें, ये स्टिकर मैंने लगाया हुआ है, नीचे से इस तरह का होंडा निकलेगा। अब आप देखें इन दोनों में कितना फ़र्क है, HO और DA। एन को भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर सिंपल रहने दिया जाए तो वो H लिखा हुआ है और O लिखा हुआ है आपके सामने, उसको देखें। और इधर से D और A को देखें, कितना वाज़े फ़र्क आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह मैं इसको जो है कंप्लीट रैप करूँगा। इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, और अब इसको मैं कंप्लीट इसकी कटिंग करूँगा। कटिंग के ऊपर थोड़ी सी मेहनत है, यहाँ पे ही आपने ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि यही सारा मेहनत वाला काम है। और नीचे वाले पेंट को आपने बचाना है। यहाँ पे ऐसे रख के, ये देखें, ऐसे से आपने पेपर को कटर को चलाना है, ब्लेड को, और ये ऐसे करके ये सारा इसके ऊपर से इसने काट देना है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा तिरछा रखना है, ऐसे तिरछा रखा, और इसको ऐसे आप चलाएंगे तो ये देखें बिल्कुल उसकी लाइन के साथ जो एक्स्ट्रा होगा स्टिकर सारा वो कट के उतर आएगा। अब ये देखें, ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके इधर से रख के ऐसे चलाएंगे तो इधर से भी ये लाइन सीधी कर देगा। तो इसी तरह अब यहाँ तक आ गया, तो इसको यहाँ से रख के आपने ऐसे चलाना है। ये देखें, जितना वो होगा साइड पे एक्स्ट्रा वो सारा उतर आएगा,
और ये देखें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर ये कोने को आपने ऐसे अच्छी तरह से गोल करके कटर से क्लियर कर देना है। ये इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो उठ रहा है इसको काट देना। ये देखें अब कोना बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जो हल्का सा एक रह गया है, अगर इसको भी क्लियर कर लें तो भी ठीक है। अगर इसको इतना सा क्लियर ना भी करें तो अगर आप दूर से देखें तो वो इतना वाजे नहीं आता। जब इसको हीट लगेगी चूल्हे की तो ये जो हल्की हल्की इसकी कह लें कि पेपर एक्स्ट्रा उठा हुआ या छिलतरें या बिल्कुल सिंपल अल्फाज में छिलतरें हल्की हल्की रह गई हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें इसको इस तरह करके ये आपने काट लिया। देखें वो जितना था एक्स्ट्रा वो सारा कट गया। पहले आपने मोटा मोटा काटना, जिस तरह मैंने ये मोटा मोटा काटा हुआ है। फिर आपने इसकी सफाई करनी है, मतलब इस तरह इसके एजिस जो हैं वो फाइन करने हैं आपने। कटर आपने नया लेना है और कोशिश करें कि अगर आपके पास शेविंग ब्लेड ट्रीट का या 7 o'clock का जो ब्लेड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प होता है। वैसे तो कटर भी ठीक है, चलाने का ट्रिक होना चाहिए। कटर भी सही काम कर रहा है। देखें ये कितना अच्छा फाइन कटिंग में आया। तो अगर आप कटर से आपका हाथ नहीं चल रहा, पेपर कटर के ब्लेड से, तो आप वो 7 o'clock वाला या ट्रीट वाला जो ब्लेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह कर लिया इसको, और इसको इस तरह मैं इतने प्यार से चला रहा हूँ। उसके बाद टाइम आपको लगेगा ज़्यादा। टाइम की आपने परवाह नहीं करनी। अगर आप टाइम की परवाह करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो आपका नीचे वाला पेंट डैमेज हो जाएगा, सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जानी है। ये देखें ये अब आप देखें कि एन का जो किनारा कट के निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। शेप अच्छी आ रही है। इसको भी हल्का सा सेक लगेगा, जब हीट लगेगी चूल्हे की आग की तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो हल्की फुल्की सी कसर इसमें रह गई है, जहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर फट के, जैसे ये यहाँ से थोड़ा सा ये फट गया हुआ है, अब ये मज़ीद नहीं कट रहा, तो इसको मैं हीट में करके ऐसे नीचे को फोल्ड कर दूँगा। ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, लेकिन इसको कोशिश करके थोड़ा सा काट लेते हैं। अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो फोल्ड कर देंगे इसको। अब ये देखें ये कट गया, ये देखें। लेकिन बस आपने नीचे वाला पेंट बचाना है। अगर उसके ऊपर आपका ब्लेड लग गया तो वो सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब ये देखें अब एन का किनारा क्लियर हो चुका हुआ, वाज़े हो चुका हुआ है। अब आप देखें कितनी अच्छी लुक में आ रहा है। मैंने आपको सिंपल में भी दिखाया और कटिंग करने के बाद भी, स्टिकर लगाने के बाद भी दिखाया। स्टिकर से अगर आप रेड में लगाना चाहें रेड में लगा लें। वाइट ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पास पड़ा भी असल में वाइट ही हुआ था, वरना मैं अगर कोई और कलर पड़ा होता तो वो भी शायद लगा लेता। तो लेकिन ये वाइट की बाय चांस ही मेरे पास पड़ा भी वाइट ही हुआ था, इसकी ग्रेस अच्छी निकल आई है। अब इसी तरह ऐसे हाथ फेरना आपने। ये एन का किनारा आपको यहाँ पे आ जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ये हाथ फेर में थोड़ा सा किनारा ऐसे डीप कर लेना है। इसको मोटा मोटा पहले काट लेना है। ऐसे कटर रख के इसको ऐसे करके आपने मोटा मोटा सा ऊपर ऊपर कटर फेरना है। नीचे नहीं कटर जाना चाहिए, नीचे पेंट है आपका, वो पेंट ना डैमेज हो। ऐसे रख के आपने मोटा मोटा किनारा इसका काट लिया। फिर उसके बाद जो है आपने इसको ट्रिम करना है, फाइन करना है इसको। जैसे मैंने ये एन का दूसरे साइड वाला दूसरा किनारा किया है। मेहनत होगी, टाइम लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना। आपने बड़े ही आराम से हाथ चलाना, तेज़ी नहीं करनी इसके अंदर। जहाँ पे आपने तेज़ी की वहाँ पे आपका नीचे वाला पेंट भी सारा डैमेज हो जाएगा। ये देखें ये अब ये देखें, ये मैंने मोटा मोटा सा इसका काट लिया। अभी इसको मैंने फाइन करना है। ये मैंने ये बार के ऊपर सारा यहाँ पे लगा दिया, एक्स्ट्रा जो भी था। अभी इसको मैंने फ़ाइन करना है। फ़ाइन अगेन वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये देखें अब इस किनारे को जब मैं फ़ाइन करूँगा आप देखिएगा, ये मैंने मोटा मोटा तो काट लिया। अब यहाँ पे ब्लेड रख के ऐसे इसको शुरू करना है और ऐसे ऐसे फेरना, थोड़ा सा तिरछा रख के, खड़ा ब्लेड रख के ना, ऐसे ऐसे आप फेरेंगे तो ये किनारे को बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये देखें, फिर ऐसे नीचे वाली साइड को हल्का हल्का ऐसे चलाएंगे ब्लेड को, तो ये सारा किनारा उसका क्लियर हो जाएगा। फिर इस तरह इधर वाली साइड से हल्का हल्का ऐसे चलाना आपने। ये देखें
अब इस टाइम पे आके एन जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होता नज़र आ रहा है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से थोड़ा सा रह गया। अब इसको मैं कटर को ऐसे रखूँगा, इस साइड को हल्का हल्का ऐसे चलाऊँगा, ये देखें, ये देखें। अब ये देखें, अब वही एन जो था पहले मैंने इसको मोटा मोटा काटा, जब मैंने इसको फाइन किया तो ये कितनी अच्छी लुक में आ गया। अब इसको मैं ऊपर वाली साइड से भी थोड़ा सा फाइन करूँगा, यहाँ से मैंने मोटा हुआ काट लिया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ से ऐसे इसको फाइन करना है, ये देखें एक्स्ट्रा जितना था वो सारा यहाँ पे उतर जाएगा। अब ये देखें, इसको मैं ऐसे ऊपर को फाड़ देता हूँ। अब ये देखें ऊपर से भी एन क्लियर हो गया। फिर मैंने ऐसे उंगली को प्रेस करके, ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ से इसकी फिर शेप देखी है, उसके पीछे ओ है, इसके आगे एन है। फिर यहाँ से एन को पहले मोटा मोटा काटेंगे, ऐसे रख के सीधा सीधा, और फिर ऐसे इधर से इस तरह। अब ये एन कट गया, इधर से ओ को भी थोड़ा सा हल्का सा कट लगा लें ताकि ये पेपर एक्स्ट्रा जो है ये यहाँ से निकल जाए। ओ के ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने बड़े ही आराम से इसको करना है। ये देखें, इस तरह और इस तरह, इसी तरह यहाँ पे रखेंगे आप कटर को ऐसे। जहाँ पे कट लग गया पहला, उसके आगे कटर खुद ही चल जाएगा। पहला कट बस मुश्किल है, ये देखें। अब वो फाइन हो गया ऊपर से, और ये आपका एक्स्ट्रा सारा बाहर आ गया। लेकिन हाथों को बचाना है, ये पेपर कटर जो होता है ये हाथ भी काटता है। देखिए एन काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया, ये देख रहे हैं आप। अब इसका नीचे वाली साइड को थोड़ा सा शेप देना है, इस हिस्से को। इसको पहले एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से काटेंगे, ये हो गया। और इधर से ये हो गया, ये देखिए। अब नीचे से पेंट भी नहीं ख़राब हुआ और एन भी वाज़ेह हो गया। अभी इसकी इस साइड की कटिंग थोड़ी सी रहती है, यहाँ से इसको मैं कट कर लूँगा। लेकिन इस तरह करके आपने ये होंडा इसका लिखना है, तो इससे बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी इंशाल्लाह। और ये बहुत सस्ता सा काम है, मतलब ये 5-10 रुपए की इतना सा आपको पेपर का पीस, इतना सा पीस सिर्फ आपने लेना है यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह अगर नीचे वीटेक लिखा हुआ है, वीटेक के ऊपर भी आप इस तरह पेपर अपनी मर्ज़ी का कलर लगा के और उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। एंड पे आपने इसको हीट दे लेनी है थोड़ी सी चूल्हे से, ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो अभी ये देखें 3 लफ्ज़ लिखे हैं, तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए हैं, 15-20 मिनट सिर्फ एन, 15 मिनट 10-15 मिनट एन को काटते हुए सिर्फ। और इसी तरह 15 मिनट तकरीबन 1-1.5 घंटा आपको लगेगा ये होंडा को काटते हुए। लेकिन आपने टाइम को ये नहीं कर कि जल्दी जल्दी आप काट के फारिग हो जाए, नहीं, जल्दी काट करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो बड़े आराम से इसको काटना है। अब ये देखें कितना अच्छा कवर लग रहा है। एंड इसको जब हीट दूंगा किनारे सारे इसके फोल्ड हो जाएंगे, तो ये मज़ीद अच्छी लुक में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे सिविक रिस्टोरेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 96 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे और इसको कुछ अपग्रेड भी करने का प्लान था कि इसको 2000 मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करनी है, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँचा और कितना को इसको हमने अपग्रेड करना है, किस तरह अपग्रेड करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डेंटिंग इसकी स्टार्ट थी, उसमें फ़र्दर ये किया कि इसके दोनों बम्पर्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं। इसके नीचे से ये प्लास्टिक के जो पैनल हैं ये सारे रिमूव कर दिए हैं, और इसके जो मड फ्लैप्स होते हैं उनको रिमूव किया गया। उसके बाद इसका ये हैंडल टूटा हुआ था, तो ये हैंडल जो न्यू मिल रहा था मिटकुमनी रोड से, वहाँ से तकरीबन 800 का मिल रहा था, और जो यहाँ से लोकल मार्केट से मिल रहा था वो तकरीबन कोई 1100 का मिल रहा था। तो मैंने उसको, जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था निसान क्लिपर को रिस्टोर करते हुए, केमिकल मैंने बताया था सेल्फ क्योर, जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, उसके साथ इसको मैंने रिपेयर किया। अब ये देखें, ये हैंडल यहाँ से टूट गया था, इसके ये सारी साइडें जो थी टूट गई थी। अब मैंने इसको सेल्फ क्योर से रिपेयर किया, तो इससे जो जब मैंने वो निसान क्लिपर का हैंडल रिपेयर किया था तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था। वो मतलब काफ़ी पक्का उसने जोड़ा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक दफ़ा जोड़ कर ट्राई कर लिया जाए, अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर देंगे।
तो फ़िलहाल मैंने इसको जोड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा जुड़ गया हुआ है, मतलब लग रहा है कि ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। तो एक ये काम किया। उसके बाद डेंटिंग में जो मेन काम किया था, इसके दोनों फेंडर रिमूव किए थे। दोनों फेंडरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पुटीन चढ़ी हुई थी। अभी ये देखें आप, ये फेंडर है इसका, इसकी सारी पुटीन को रिमूव किया गया है। मैंने इसको कैसे रिमूव किया, मैंने ये फेंडर पूरा उतार लिया था, ये देखें, उतार के इसको मैंने चूल्हे के ऊपर जाके रख दिया है। इस पूरे फेंडर को थोड़ा थोड़ा करके, पहले इतना सा पार्ट इसका चूल्हे के ऊपर रखा, वो सारी पुटीन उसने फुला दी, फूल गई पुटीन। मैंने उसको आराम से स्क्रैपर की मदद से स्क्रैच कर लिया और आराम से उतर गई, बिल्कुल ये नीचे से लोहा निकल आया। और इतनी ज़्यादा पुटीन चढ़ी हुई थी कि तकरीबन अगर मैं उस पुटीन का वेट आपको बताऊं तो तकरीबन आधा किलो के करीब सिर्फ इस एक फेंडर की पुटीन उतरी है। और अब ये देखें, इसकी ये आवाज़ है। अभी इसके ऊपर सारा एक दफ़ा पुटीन का कोट दोबारा होना है, क्योंकि इसकी ग्राउंड बनेगी। ये देखें, अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर कुछ निशान है, ये सारे निशान हैं। इन निशानों को कवर करने के लिए पुटीन का एक कोट लगेगा इसके ऊपर। उसके बाद उसकी स्क्रैचिंग होगी, स्क्रैच करेंगे उस पुटीन को। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पुटीन रह जाएगी। जैसे अब ये डेंट है, छोटा सा डेंट है, इसमें अगर हम हल्की सी पुटीन की फिलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे वाज़े नज़र आएगा कि यहाँ पे नुक्स रह गया। इसलिए इस पूरे के ऊपर पुटीन का एक कोट लगेगा। फिर इसको स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करके जहाँ पुटीन की ज़रूरत होगी वहाँ बच जाएगी, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ से खुद ही उतर जाएगी सैंड करते हुए। तो अब लेकिन ये है कि जिस तरह नीचे से पुटीन उखड़ रही थी उस तरह उखड़ेगी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया हुआ था, नीचे पुटीन फट रही थी। अब जब नई पुटीन लगेगी, क्योंकि इस पुटीन का नाम होता है स्टील पुटीन, ये पुटीन पड़ी हुई है, इसने जुड़ना होता है स्टील के ऊपर। अगर हम इसको यहाँ पे जंग लगा हुआ है और उसके ऊपर ही पुटीन दोबारा लगा देंगे तो वो पुटीन फिर फट जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी फेंडर मैंने चूल्हे के ऊपर रख के इसको सारा जला दिया था। अब इसकी देखें आप, इसके ऊपर बिल्कुल पुटीन नहीं रह गई है और सिर्फ वहाँ पुटीन लग रही है जहाँ पे इसको ज़रूरत है। अभी इसका एक दफ़ा कोट हो जाएगा तो इस पूरी पुटीन को एक दफ़ा स्क्रैच करेंगे सैंड पेपर की मदद से। 36 नंबर का जो सबसे मोटा सैंड पेपर होता है उससे इसको स्क्रैच किया जाएगा। अब जैसे ये देखें, यहाँ से पुटीन फट रही है, यहाँ से ये क्रैक आपको नज़र आ रहा है। अब ये पुटीन फटती क्यों है, जब बॉडी के अंदर नीचे सरफेस पे जंग लगता है तो जंग पुटीन को उखाड़ देता है, क्योंकि इसका नाम होता है स्टील पुटीन। इसने सिर्फ स्टील के ऊपर ही जुड़ना होता है। नीचे अगर जंग आ जाएगा तो ये पुटीन वहाँ से फूल के उखड़ जाएगी। अब जैसे यहाँ से उखड़ गई है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सैंड करूँगा, सारी पुटीन को उखाड़ूंगा यहाँ से। एक तो तरीका ये था इसको जलाया जाए, लेकिन अब ये दरवाजे को तो खोल के जलाया नहीं जा सकता चूल्हे के ऊपर, या इसको बाहर से हम हीट अगर मारेंगे तो वो ठीक है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी पूरा दरवाज़ा कहीं से पुटीन नहीं फटी हुई है। सिर्फ एक ये देखें बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ एक ये जो चीज़ है इतनी सी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इतना सा एरिया जो है इसको मुझे कवर करना पड़ेगा। तो मैंने ग्राइंडर है, ग्राइंडर मेरे पास है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वो भी दिखाऊंगा, ग्राइंड करके इसको यहाँ से ग्राइंडर से सारी पुटीन यहाँ से उड़ा दूँगा। उड़ाने के बाद नीचे से चादर निकलेगी, उस चादर के ऊपर देखूँगा नीचे जंग कहाँ कहाँ लगा हुआ, क्यों ये पुटीन फूली है। जहाँ जंग लगा होगा उसको स्क्रैच करूँगा और उसके ऊपर नई पुटीन लगाऊँगा। जब नई पुटीन लगेगी, नीचे लोहा होगा, लोहे के ऊपर वो पुटीन जुड़ेगी, पक्की जमेगी, क्योंकि इसका नाम ही स्टील पुटीन है, तो इसने लोहे के ऊपर ही जुड़ना होता है, तो जुड़ जाएगी। जैसे अब ये देखें, यहाँ से पुटीन फूल रही है। अब मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर ही पुटीन लगा दूंगा तो नीचे ये देखें सरफेस, नीचे लोहा नहीं है, नीचे पेंट हुआ है या कुछ जंग सा है, इस तरह की कुछ सरफेस है, इसके ऊपर पुटीन कभी भी नहीं जुड़ेगी। वक्ती तौर पे वो जुड़ जाएगी, यहाँ से सरफेस स्मूथ हो जाएगी और मैं पेंट करूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पुटीन फिर फूलेगी और फिर क्रैक हो जाएगी यहाँ से। इसलिए मैं इसको ग्राइंड करूँगा, ग्राइंड करके नीचे से लोहा निकालूंगा, उसके ऊपर फिर पुटीन की फिलिंग करूँगा तो वो पक्की जुड़ेगी, फिर वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो एक ये इसका जो काम है ये चल रहा है। उसके अलावा मैं इसकी बोनट केबल लेके आया हूँ, बोनट केबल को रिप्लेस किया है, ये नई बोनट केबल ला के डाली है। ये देखें, ये आई है 600 की, 600 रुपये की मिड कुमनी रोड से, वहाँ पे अता ऑटो है, उनका रेट अच्छा होता है। तो ये देसी केबल है, मतलब लोकल बनी हुई, पाकिस्तान की बनी हुई। जो ताइवान की है वो तकरीबन कोई 1200 रुपये की केबल है, लेकिन ये लोकल बनी हुई भी अच्छी चल जाती है। अब ये सारा इंटीरियर अगर आप देखें तो इन साइड से ये सारा खुला हुआ है, नहीं तो मैं आपको बोनट की केबल दिखाने लगा था जो मैंने डाली है। ये यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मैंने फिक्स कर दी हुई है, ये देखें अब ये प्रॉपर वर्क कर रही है, आगे पीछे मूव हो रहा है, इसकी स्मूथ है केबल ये। तो ये देसी केबल है, 600 रुपये की आई है, सही काम करेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इनसाइड टोटल खोली हुई है गाड़ी, पोस्टियाँ वगैरह उतार दी हुई हैं, क्योंकि अगर कोई डेंट वगैरह है तो अंदर से हाथ डाल के डेंट आराम से इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होना है, इसके ये हैंडल वगैरह भी उतारे जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये नुक्स आ रहा है,
यहाँ पे जंग लगा हुआ है, इसको कवर करने के लिए मुझे इस हैंडल को उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बगैर ये कवर हो गया तो इसको मैं कवर कर लूँगा, नहीं तो इस हैंडल को उतारूँगा। इसी तरह इस हैंडल को देखूँगा, यहाँ पे भी कोई थोड़ी सी गुलाइयाँ इसकी वाज़ेह नहीं हो रही हैं। अगर इस हैंडल को मैं उतार के पेंट करूँगा तो पेंट बहुत प्रॉपर आ जाएगा। इसी तरह बैक साइड से एंटीना उतारा हुआ है, ये एंटीना इसको रिमूव किया। ये एंटीना उतारने ऐसे होता है, नीचे 10 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है जिसके आगे नट लगा होता है। इस जगह पे करके मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है इस एंटीने को उतारते हुए। पहले मुझे ये मिल नहीं था रहा, लेकिन फिर खैर काफ़ी मेहनत करने के बाद हुआ क्या था, इसके ऊपर पुटीन यहाँ पे भरी हुई थी सारी, ऐसे पुटीन की फिलिंग की हुई थी इस नट के ऊपर। मैंने फिर पुटीन को उखाड़ा, नीचे से वो नट निकल ही आया और उसको मैंने खोल के ये एंटीना बाहर निकाला। ये एंटीना ख़राब हुआ है, ये ऑटोमेटिक एंटीना होता है। जैसे ही आप गाड़ी का बटन ऑन करते हैं, ये बाज़ का इग्निशन से इसका लिंक होता है, बाज़ का अंदर एक बटन लगा होता है, स्विच लगा होता है। आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये एंटीना खुद ब खुद पूरा बाहर आता है, और फिर जैसे ही आप ऑफ़ करते हैं एंटीना खुद ब खुद अंदर जाता है। तो ये एंटीना आप देखें टूट चुका हुआ है, ये नया नहीं मिलता। मैं अताटो से पता करके ये नया नहीं मिल रहा, तो ये बिलालगंज से मिलेगा। तकरीबन ये 2,000 रुपये तक समझ आता है मुझे, 2,000 रुपये तक होगा। अब जाके पता करना पड़ेगा कितने का है। उसके अलावा जो कन्वर्जन थी इसकी, कन्वर्जन इसकी ये होती है कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ऐसे आके ऐसे आती हैं, जो न्यू 2000 मॉडल में आई थी। ये 96 मॉडल है, इसकी शेप पुरानी है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन कोई 60,000 का खर्चा आ रहा था, जिसमें डिक्की, दोनों लाइटें, नीचे वाला बम्पर, फ्रंट लाइटें, फ्रंट फेंडर, ये सारा कुछ रिप्लेस करना पड़ रहा था। तकरीबन कोई 50 से 60,000 का एस्टीमेट मिला था मुझे। तो ये न्यू सारी प्रोडक्ट्स ला के डालनी थी, सारी आइटम्स न्यू डालनी थी, बम्पर वगैरह, लाइटें वगैरह, हर चीज़। लेकिन जब मैंने बिलालगंज से पता किया, बिलालगंज से मुझे एस्टीमेट मिला थोड़ा तकरीबन कोई 40,000 के करीब। तो फिर मैंने सोचा 40,000 खर्चा जो करना है तो इसकी लुक ऐसे ही रहे, सिर्फ बैक साइड से इसको हम कन्वर्ट करें। बैक साइड से क्योंकि जो 2000 मॉडल है उसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है, तो उसको बैक साइड से कन्वर्ट करने के लिए मैं ये डिक्की लेके आया हूँ बिलालगंज से। ये देखें, इसकी जो लाइट्स हैं इस डिक्की की, ये ऐसे आके ऐसे, इसका कर्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो 96 मॉडल है उसमें लाइटों की शेप और होती है। अब आपको मैं इसकी लाइटें दिखाता हूँ। ये डिक्की जो मुझे मिली है, ये वापसी वाली डिक्की है। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 6,000 रुपया, सिर्फ खोखे के साथ ये फ्रेम होता है प्लास्टिक का, ये जिसके अंदर नंबर प्लेट आनी है, ये प्लास्टिक का फ्रेम लगाया मिलता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग देते हैं साथ। ये फ्रेम के साथ मुझे मिली है 2,000 रुपये की। ये वापसी वाली डिक्की है। वापसी वाली डिक्की कौन सी होती है? जो किसी बंदे ने किसी वजह से रिप्लेस करवाई, मतलब उसको ये पेंटेड है डिक्की, उसको ओरिजिनल पेंट में चाहिए थी, उसने वहाँ से ओरिजिनल पेंट में उठाई है और अपनी पेंटेड डिक्की बिलालगंज वापस कर दी है दुकानदार को। अब दुकानदार जो ओरिजिनल डिक्की थी, काबली जिसको कहते हैं, वो मुझे दे रहा था 5,000 की, और ये जो वापसी वाली डिक्की है ये उसने मुझे दी है 2,000 की, क्योंकि ये वापस आई है, लोकल यूज्ड हुई या पेंटेड है। जो ओरिजिनल पेंट में होगी वो 5,000 की है, जो पेंटेड होगी वो 2,000 की है। तो मैंने चूँकि इसको पेंट ही करना दोबारा, तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है ये पेंटेड है कि ओरिजिनल है, मुझे सिर्फ प्राइस में कम मिल गई है। इसी तरह इसकी जो लाइटें होती हैं, जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट लगती है, वो ये लाइटें हैं दोनों, ये लाइटें भी उसने मुझे साथ गिफ्ट की हैं। मतलब ये लाइटें खोखे के साथ आती नहीं है। पूरी डिक्की अगर आप लेते हैं तो 8-9 हज़ार रुपये की डिक्की है, जिसमें दोनों लाइटें, रिफ्लेक्टर और ये सारा कुछ लगाया होता है। लेकिन मुझे सिर्फ खोखे के साथ उसने वो नंबर प्लेट का फ्रेम भी दिया, प्लस ये लाइटें भी उसने दी हैं 2,000 रुपये में, तो मुझे काफ़ी चीप प्राइस में ये मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसकी 2 लाइटें भी बैक साइड से, रिफ्लेक्टर भी चेंज करने पड़ेंगे। ये देखें, ये रिफ्लेक्टर मैं लेके आया हूँ बिलालगंज से। ये जो 2 रिफ्लेक्टर हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये शेप होती है 2000 मॉडल में। ये देखें, ये क्रिस्टल लाइट्स आई हैं 2000 मॉडल में। जो इस टाइम मॉडल लगा हुआ है 96 मॉडल, इसमें ये लाइट्स नहीं आई हैं, इसमें ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ये देखें, इस साइड पे लाइट ऐसे लगेगी, लेकिन अब इस साइड पे जो लाइट, इस लाइट को लगाने के लिए मुझे डिक्की में इधर स्पेस नहीं है, इस डिक्की में थोड़ा सा कट होता है, ये ऐसे लगनी है, और मतलब कि इसको थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे। अब इस डिक्की में ये लग नहीं सकती है, तो इसके लिए मुझे डिक्की ही चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें, इसकी शेप ऐसे होती है थोड़ी सी, ठीक है, ये इसकी शेप है, तो ये इस डिक्की में नहीं लगेगी, तो इसके लिए मुझे डिक्की चेंज करनी पड़ रही है। इसीलिए मैं डिक्की लेके आया हूँ। तो मैं ये डिक्की पुरानी उतार दूँगा, तो बैक साइड से इसको जो लाइटें सिर्फ इसकी चेंज करूँगा, डिक्की चेंज करूँगा, तो ये 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका सारा प्रोसीजर है बैक साइड से। तो ये लाइटें मुझे मिली है 1600 रुपये की 2। ये रिफ्लेक्टर हैं, ये दोनों साइडों के, ये देखें, ये इस तरह ये रिफ्लेक्टर हैं, ठीक है। अगर ये काबली होते तो ये तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपये के थे। ये हैं तैयार हुए से मुराद है इसको स्प्रे वगैरह मारा हुआ इन्होंने, तो ये ऐसे लगनी है। ये इसकी पोजीशन आनी है, ये इस साइड की लाइट की, ये लेफ़्ट साइड की,
ये देखें, अब आप इधर से देखें, इधर से कट ऐसे आएगा इस लाइट के अंदर, इसमें थोड़ा सा कट ऐसे आ रहा है, इसमें कट नहीं आ रहा। तो ये शेप का बहुत डिफरेंस है और ये लाइट बहुत प्यारी लगती है, क्रिस्टल लाइट है। तो ये यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद ये लाइटें भी मैंने लेके आनी है। ये जो इस साइड पे लाइट है ये भी क्रिस्टल में आएगी। ये अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा तो ये देखें ये काफ़ी बुरा सा बन जाएगा। ये क्रिस्टल है और उधर वाली सिंपल है, तो वो मुझे क्रिस्टल लेके आनी पड़ेगी बिलालगंज से। तो वो भी मैं पता करूँगा वो कितने की। फ़िलहाल मुझे वो 5000 रुपये की 2 दे रहा था, मुझे काफ़ी महंगी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के जाऊँगा तो फिर मुझे वो सस्ती मिलेंगी। मतलब ऐसे होता है कि बिलालगंज का, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिलालगंज में यही लाइटें मुझे 4-5 हज़ार की भी मिलनी थी, सिर्फ ये 2 रिफ्लेक्टर, और यही लाइटें मैं 1600 रुपये की 2 लेके आया हूँ। वजह क्या है, बिलालगंज में आपने मार्केट फिरनी होती है, पूरी मार्केट। अगर आप एक ही दुकान पे जाएंगे तो आपको उसका रेट ज़्यादा लगेगा। आप थोड़ी सी मार्केट फिरें और उस बंदे को सर्च करें कि जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत है। अब जो बंदा बैठा होगा बेचारा किसी गाहक के इंतज़ार में बैठा होगा, यार कोई गाहक आ जाए, मुझे 2000 रुपये मिल जाए तो मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा। आपने उस बंदे को ढूंढना है। जैसे मैंने अब ये डिक्की ढूंढना शुरू की थी, मुझे ये 8000 9000 की डिक्की मिली थी सिर्फ खोखा। फिर एंड थोड़ी सी मार्केट मैंने फिरी, तो फिर एंड लास्ट जो है एक पठान थे, खान साहब थे, उनसे मुझे ये डिक्की मिली। उन्होंने इस डिक्की की डिमांड मुझसे 2500 रुपये की थी। बहुत मुनासिब रेट उनका था, क्योंकि मे भी उनको पैसों की ज़रूरत होगी, या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं माल बेचो सस्ता, कुछ लोग कहते हैं कि बस रख के बेचो, अगर अच्छी प्राइस मिलेगी तो ही बेचना, वरना पड़ा रहे। तो थोड़ा सा बिलालगंज फिरें, फिरने से आपको आपकी मतलब जो डिज़ायर रेट होता है आपको मिल जाता है। तो अब ये 1600 रुपये की लाइटें, 2000 रुपये की डिक्की है, मतलब यहाँ पर मेरा लग गया तकरीबन कोई 3600 रुपया। अभी साइडों वाली 2 लाइटें आएंगी रिफ्लेक्टर में, ये वाली दोनों, ये तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 2-2.5-3 हज़ार रुपये के अंदर अंदर होनी चाहिए। इसकी डिमांड वो कर रहे थे 5-7 हज़ार डिमांड कर रहे थे, 5 की फ़ाइनल कह रहे थे। मैंने 2-3 दुकानों से फिरा, लेकिन टाइम नहीं था, मैंने पूरा बिलालगंज फिरना था। पूरा बिलालगंज अगर आप फिरेंगे तो आपको प्राइस कम मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको सस्ती मिल ही जाएगी। कोई ऐसा बंदा बैठा होगा कि जो आपका इंतज़ार कर रहा होगा, यार गाहक आ जाए मुझसे कुछ चीज़ ले जाए, तो वो आपको सस्ती भी दे देगा। तो मेरे ख्याल में ये 3000 की दोनों लाइटें मुझे मिलनी चाहिए। तो वो मैं ढूंढूंगा जाके, फिर ये पूरी बैक साइड से इसकी जो है कन्वर्जन हो जाएगी। फिर इसके बम्पर खोले हुए हैं, बम्पर्स में रिपेयरिंग होने वाली है। एक तो ये चीज़ है कि 96 के बम्पर में ये शेप आती है, यहाँ पे ऐसे ये गोला बना होता है। जो 2000 मॉडल का होता है उसमें ये गोला नहीं होता। तो अब मैं बम्परों वाले के पास जाऊँगा, उससे मैं कहूँगा इसको रिपेयर करें, और ये चीज़ अगर ये फ्लैट हो जाए प्लास्टिक का पीस लगा के, तो ये शेप 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना मुझे नया बम्पर ला के डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका बम्पर 4000 रुपये का है, तो काफ़ी महंगा हो जाना है। तो 8000 रुपये के 2 बम्पर हैं। अगर तो यही बम्पर की शेप आ गई तो ठीक है, वरना इसको एज इट इज़ रहने दूंगा 96 में। तो बैक साइड से पूरी गाड़ी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 96 से 2000 मॉडल में चली जाएगी, और फ्रंट जो है इसका वैसे ही रहेगा। इसी तरह ये जो टेपर कवर था ये मैंने लास्ट टाइम तैयार किया था, इसको मैंने आपको दिखाया था ब्लैक स्प्रे से, 150 रुपये का खर्चा हुआ था, और इसके ऊपर ये विनाइल टेप लगाई थी मैंने। ये सारा होंडा इस तरह लिखा गया था, काफ़ी खूबसूरती आ गई है इसकी। तो ये भी चीज़ हो गई है। अब इसकी जो है 14 वर्क चल रहा है इस साइड पे, इसको स्क्रैच करने लगे हैं। पहले इसको एक दफ़ा पूरा लगा देंगे, पुटीन का एक कोट लगेगा, उसके बाद ये स्क्रैच होगी पुटीन, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी बाकी सारी स्क्रैच हो जाएगी, और ये फेंडर इसी तरह रह जाएगा बाकी। और जहाँ जहाँ ग्राइंडर लगना है, अब जैसे बोनट के ऊपर वो देख रहे हैं आप, वहाँ से पुटीन फटी हुई है, वहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ग्राइंडर लगेगा। ग्राइंडर ला के इतना सा पोर्शन ग्राइंड करके तो इसको यहाँ से फिलिंग कर दी जाएगी पुटीन की दोबारा, बाकी बोनट सारा साफ़ है। तो इस तरह ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं अभी। तो फिर इसी तरह रिमो को ब्लैक में सोचा, मैट ब्लैक करने का, तो मैट ब्लैक का सामान लेके आना। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें भी बाकी रहती हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपडेट करता जाऊँगा। तो फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचा तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ सारी डिटेल, और एक्सपेंस अब तक कितना हो चुका है सारा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज होंडा सिविक 96 मॉडल की रिस्टोरेशन चल रही है। इसके अंदर ग्राइंडर का काम आ गया है। सबसे पहले तो ये फेंडर को रिस्टोर किया था, इनको जलाया था चूल्हे के ऊपर जला के, तो इनकी सारी पुटीन वगैरह रिमूव की थी। पुटीन रिमूव करने के बाद ये इसको दोबारा से पुटीन का कोट लगाया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ डेंट थे वहाँ पुटीन रह गई, बाकी सारी को सैंड कर दिया। अब बारी बोनट की, बोनट के अंदर मसला ये है कि ये क्रैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्रैक हमेशा तब पड़ता है कि जब नीचे से सरफेस को जंग लग जाता है, या नीचे से चादर ख़राब हो जाती है, उसको रस्ट आ जाता है, या नीचे पेंट हुआ तो उस पेंट के ऊपर पुटीन लगाई जाती है तो ऊपर से पुटीन फट जाती है। अब पूरे बोनट के ऊपर अगर देखा जाए तो सिर्फ इस एरिया पे इतना सा ये क्रैक, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतना सा ये क्रैक, और यहाँ पे इतना सा ये क्रैक, ये 3 ये हो गए, और चौथा ये फ्रंट पे इतना, यहाँ पे इतनी सी ये क्रैक है। और अगर यहाँ से देखा जाए
तो थोड़ा सा यहाँ से है मसला। अब ये जहाँ जहाँ पे क्रैक है, अगर यहाँ पे मैं हल्का से इसको साफ़ करके ऊपर पुटीन लगा के इसको फिल कर दूँगा तो वक्ती तौर पे तो काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ से दोबारा पुटीन फटेगी और इसी जगह से फटेगी। इसी तरह आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये पीछे वाली साइड से यहाँ पे ये मसला है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पुटीन ऐसे ही लगा दूँगा तो ये पुटीन फिर फट जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर इसको ग्राइंड करके यहाँ से ग्राइंडर लगा के सारे नीचे से चादर निकालूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्टील पुटीन होती है, ये स्टील के ऊपर चिमटती है। या अब एक दफ़ा अगर इसके ऊपर पुटीन लग गई है तो उस पुटीन के ऊपर चिमट जाएगी, लेकिन अगर नीचे जंग है या पेंट है, इस पेंट के ऊपर लगाऊंगा नहीं चिमटेगी। तो पेंटर क्या करेगा, इस पेंट के ऊपर ही पुटीन लगा के वक्ती तौर पर उसको काम चला देगा। मैं इसको ग्राइंड करूँगा, नीचे से सरफेस वाजे होगी तो फिर इसका पता चलेगा कि नीचे क्या कंडीशन है, जो स्टील पुटीन चिमटेगी इसको या मुझे यहाँ पीस लगाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ से क्रैक है, यहाँ पर भी ग्राइंड करना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस एरिया को ग्राइंड करना है, यहाँ से पुटीन फटी हुई है। तो यहाँ से जब मैंने इसको ग्राइंड किया तो नीचे काफ़ी मोटी तय चढ़ी है पुटीन की। देखिए नीचे थोड़ी सी पुटीन नीचे गई है, नीचे फिर ये पेंट हुआ हुआ है, इससे पुटीन नीचे गई है, नीचे फिर पेंट हुआ हुआ है, उससे पुटीन नीचे गई, नीचे फिर पेंट है, उससे पुटीन नीचे गई, नीचे फिर पेंट है। ये तकरीबन 5-6 दफ़ा ये बोनट पेंट हो चुका हुआ है। पुटीन लगा के फिर पेंट किया, पुटीन लगा के फिर पेंट किया। एक तो तरीका ये था कि इसकी मैं सारी पुटीन जला देता, जिस तरह मैंने इस फेंडर को कोरा कर लिया है, इसकी पुटीन सारी उतार के मैंने इसको किया। लेकिन ये बोनट है, बोनट को चूल्हे के ऊपर रख के जलाया नहीं जा सकता, तो इसको मुझे पुटीन उतारने के लिए पूरे बोनट पे ग्राइंड करना पड़ेगा। तो वो एक लंबा काम है। तो मैं सिर्फ वक्ती तौर पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ से पुटीन रिमूव करके आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप देखें ये कैसे होता है। सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा उठती है, प्रोटेक्शन के लिए सर पे कैप पहन लें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो पुटीन उड़ेगी तो ये आप इससे बच सकें। ये और ये ग्राइंडर आपको बता दूँ, ये नॉर्मल कोई भी ग्राइंडर आप ले सकते हैं। इसको आम जुबान में सबसे छोटा ग्राइंडर या चूहा ग्राइंडर के नाम से ये जाना जाता है। इसके ऊपर ये डिस्क होती है, 50 रुपये की ये डिस्क आती है। इसको ये रेगमाल के 80 नंबर का पेपर है, जिसको ऐसे कट पीस लगा के ऐसे जोड़ा हुआ है इन्होंने। ये पीछे लिखा हुआ है P80, 80 नंबर का रेगमाल है। ये डिस्क आपने ले लेनी है, 50 रुपये की आती है ये डिस्क। ग्राइंडर आपने ऑन कर लेना है। तो इसको अब मैं आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ से इस पुटीन को उतारूँगा, ये क्रैक आप देख लें अभी, और नीचे से इसको आपको चादर निकाल के दिखाऊंगा ये चादर कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखो, मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड किया है। ये सरफेस नीचे से लोहा निकल आया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब नीचे लोहे के ऊपर जंग आता है तो फिर उसके बाद पुटीन ऊपर से फटेगी। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब पेंट के ऊपर पुटीन लगा के उसको पेंट किया जाएगा फिर पुटीन फटेगी। अब ये देखें, नीचे से जंग निकल आया है, इसका मतलब नीचे से चादर ने जंग पकड़ा है तो ऊपर से पुटीन इसकी फटी है, यहाँ से क्रैक आया। फिर ये देखें, यहाँ से नीचे से पुटीन को उसने पेंट के ऊपर पुटीन लगाई हुई है। ये नीचे पेंट नज़र आ रहा है, उसके ऊपर पुटीन लगी हुई है, इसीलिए यहाँ से पुटीन फटी है। लेकिन इस साइड पे इतनी ज़्यादा पुटीन नहीं है। लेकिन आप लेयर गिन लें पेंट की कितनी हुई है, 1 2 3 4 लेयर तो वाज़े नज़र आ रही है इसके अंदर। इसका मतलब 5-6 दफ़ा ये बोनट पेंट हुआ हुआ है। अब जब मैंने ग्राइंडर लगाया तो ये जितना जंग है ये इसके नीचे जा रहा है। मैं यहाँ तक ग्राइंडर लगाता जाऊँगा, जहाँ जंग जाता जाएगा, लेकिन यहाँ से ग्राइंडर लगा और जंग यहाँ से साफ़ हो गया। इसका मतलब है मैंने यहाँ से जंग क्लियर करना है। इतने हिस्से पे सारा जंग है, इसको मैंने ग्राइंड तब तक करना है जब तक नीचे से जंग सारा क्लियर ना हो जाए। जब सरफेस बिल्कुल साफ़ आ जाएगी फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। अभी देखिए, यहाँ सरफेस बिल्कुल साफ़ हो गई है, यहाँ से मैं मज़ीद ग्राइंड नहीं करूँगा, यहाँ से क्लियर हो गई है। मैं मज़ीद ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ।
वाज़े जंग नज़र आ गया। ये पूरा यहाँ पे जंग था, लेकिन ये आपको वाज़े यहाँ पे जंग नज़र आ रहा है। ये पूरा जंग था, लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर ला के जंग साफ़ हो गया। लेकिन ये भी मैंने छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। इस वजह से पुटीन फटी है कि नीचे जंग है। इस जंग को पेंटर ने अच्छी तरह साफ़ नहीं किया और ऊपर पुटीन लगा के इसको पेंट करती। नीचे से जंग साफ़ होगा तो पुटीन ऊपर ठहरेगी, क्योंकि ये स्टील पुटीन है। इसने इस स्टील के ऊपर चिमटना है। जब ये स्टील के ऊपर नहीं आप चिमटाएंगे, इसको पेंट के ऊपर रख के चिमका देंगे तो ये उतर जाएगी, फट जाएगी। अब मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करता हूँ। जहाँ तक ज़रूरत है इस जंग को मैं पूरा साफ़ करूँगा। यहाँ से पूरा जंग मैंने साफ़ कर दिया। अभी नीचे देखें चादर बिल्कुल वाज़े हो गई है। ये इतना सा स्पॉट था जंग का, वो मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब मैं इसको मज़ीद ग्राइंड करता हूँ। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा जंग साफ़ हो चुका है। नीचे से बिल्कुल कोरी चादर, जिसको आप कह सकते हैं कोरी चादर, निकल आई है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से पुटीन का लेप करूँगा, कोट लगाऊंगा, उसके बाद इसको सैंड करके इसको बिल्कुल इसके सरफेस के इक्वल कर दूँगा। अब पुटीन यहाँ से कभी फटेगी नहीं, क्योंकि ये मैंने नीचे से चादर निकाल दी है। तो यही काम है असल, कि आप नीचे से जब चादर निकालेंगे उसके बाद आपका पेंट जो है उसकी लाइफ अच्छी है, पुटीन नहीं फटेगी नीचे से। अभी यहाँ से ये क्रैक आपको नज़र आ रहा है, इस क्रैक को भी करता हूँ मैं, इसको भी सैंड करके आपको दिखाता हूँ, ग्राइंड करता हूँ इसको भी। जहाँ जहाँ से क्रैक था उस क्रैक के नीचे पूरा जंग है। अब मैं इस जंग को ख़त्म करूँगा इस ग्राइंडर से। ये देखें यहाँ पूरा ये नीचे जंग लगा और यहाँ तक क्रैक आ रहा है। ये पूरा इसके नीचे भी जंग है सारा। इसको मैं यहाँ सारा साफ़ करूँगा, सैंड करूँगा ग्राइंडर के साथ में, फिर ये क्लियर होगा। दिखाता हूँ आपको करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 1996 को 2000 मॉडल में कन्वर्ट भी कर रहे थे, थोड़ा सा रिस्टोर कर रहे थे। इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता रहे थे, प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। ये देखें 320 नंबर के पेपर से सैंडिंग हो चुकी है इसकी, और इसके बाद इसका प्राइमर लगने की तैयारी है, बेस कोट, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम अस्तर कहते हैं। कुछ पार्ट्स पे अस्तर अप्लाई किया है, अभी एक फ़ाइनल लुक आएगी अस्तर की, फ़ाइनल कोट लगेगा। फिर उसके बाद अभी अस्तर लगाने का मकसद ये होता है कि जो छोटे छोटे कट्स इसमें रह जाते हैं फिनिशिंग के अंदर, वो उसको पहले ही प्रोमिनेंट कर देता है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। जब इसके ऊपर फाइनल पेंट लग जाएगा गोल्डन वाला, ये वाला, तो ये लाइंस वाजे हो जाएंगी। अस्तर लगाया, अस्तर ने शो कर दिया कि यहाँ पे लाइन है। प्राइमर लगने के बाद ये लाइंस शो हो गई हैं। अब इनकी यहाँ पे सैंडिंग करके 320 नंबर के पेपर से दोबारा से और इसको फिल किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये कैविटी रह गई है, ये कैविटी आपको शो हो रही होगी। ये चीज़ देखें, ये कैविटी जो है इसको एक दफ़ा दोबारा सैंड करके इसके अंदर फिलिंग करके पुटीन की, इसी तरह ये रह गई ये कैविटी, इसको फिलिंग करके। तो अस्तर लगाने का मकसद ये होता है कि ये आपको सारी ग्राउंड क्लियर कर देता है। और आज इस वीडियो में मैं भी आपको बताने लगा हूँ बम्पर्स कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, जो 2000 मॉडल में बम्पर आते हैं वो इस तरह के होते हैं, उसमें ये गोला नहीं होता। इसको मैं ऐसे रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे गोला नहीं है, उस कोने पे गोला नहीं है। इसका जो गोला है वो ये पड़ा हुआ है। ये 96 मॉडल में आता था ये गोला। ये ऐसे यहाँ पे लगता है इस तरह करके, ये देखें, ये इस तरह करके ऐसे लगता है।
तो ये थोड़ा सा 96 मॉडल में है। अगर हम 2000 मॉडल के बम्पर की बात करें तो उसमें ये गोला नहीं होता। तो मैंने किया क्या है, सिंपल ये किया, पहले इसके बम्पर्स की प्राइस पता की है। बम्पर इसके 9000 रुपये के 2 बम्पर हैं जो ताइवान के होते हैं, ठीक है। अब 4500 रुपये का एक बम्पर है, लेकिन मेरे बम्पर अच्छी कंडीशन में थे, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कंडीशन, ठीक थे, चलने वाले थे, चलने के काबिल थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों मैं इसके ऊपर 9000 का खर्चा करूँ, तो जब मेरे बम्पर अपग्रेड हो सकते हैं तो उन्हीं को किया जाए। मेरे जहन में ये स्कीम आई कि मैं यहाँ से प्लास्टिक को कटवा के, यहाँ से पूरा प्लास्टिक का जो गोला सा बना होता है उसको निकलवा के उसकी जगह प्लास्टिक भरवा के तो यहाँ से इसको प्लेन कर दूँ, तो ये चीज़ चल सकती है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2000 मॉडल में, क्योंकि उसमें ये गोला नहीं आता। तो मैं फिर बम्परों वाले के पास गया, उसे सारी बात समझाई, तो उसको चीज़ समझ आ गई। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा इसको। तो काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन ये शाम के 4 बजे ये काम शुरू हुआ, असर की नमाज़ के बाद ये काम शुरू हुआ, असर की नमाज़ से करीब। उसके बाद ये जो फिनिश हुआ है ये तकरीबन रात 10:30 बजे इनको फिनिश करवा के मैं लेके आया हूँ। तो ये काफ़ी लंबा काम था, लेकिन उसने मेहनत काफ़ी की है। ये देखें, ये यहाँ से उसने गोले पहले काटे हैं सारे, इसमें बॉर्डर बना होता है, बॉर्डर काट के उसने बाहर निकाला है, फिर यहाँ पे प्लास्टिक की पूरी पट्टी रख के उसको बराबर किया है। जैसे वो आपको नज़र आ रही है अंदर वाली साइड से वो पट्टी लगी हुई है, इस तरह ये पूरा उसने प्लास्टिक की पट्टी बना के इसको रख के इसको पिनों से बांध के इसको अंदर से सारा प्रॉपर पक्का कर दिया, और बाहर से उसको इस तरह ब्लेड मार के बराबर कर दिया और इस पर प्लास्टिक की फिलिंग कर दी है सारी। तो ये इस तरह उसने मुझसे इस पूरे काम का, एक ये था काम दोनों बम्परों को, और एक शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ था, ये 3 काम थे। और बम्पर की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग भी होनी थी, जैसे यहाँ से फटा हुआ था, यहाँ से था, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था, तो ये रिपेयरिंग इसकी होनी थी। तो इसी तरह पिछला बम्पर जो था वो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से सारी रिपेयरिंग हुई है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था। ये देखें, ये पीछे आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा, ये सारा तार बांध के उसने यहाँ से रिपेयरिंग की है इसकी। तो ये सारा काम होना था। ये 2 बम्परों को और एक शीशे का उसने मुझसे 1500 मांगा था। तो फिर थोड़ी सी बार्गेनिंग की, मैंने इसको 1000 कहा, ये गोले वगैरह बंद करके सारा, तो उसने फिर फाइनल 1200 में डन किया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन काम वाकई मेहनत वाला था। ये देखें आप, इसको बैक साइड से अगर आप देखें तो ये गोला बिल्कुल प्लेन हो गया। अभी तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक सा लगा हुआ, वो फ्रंट वाले बम्पर को देखें बिल्कुल गोला नहीं है, उसके अंदर गोला ख़त्म हो गया है। इसी तरह उसके जो गोले मेरे पास पड़े हुए हैं वो ये पड़े हुए हैं, ये है, ये मैंने उतार दिए हैं। इसकी यहाँ पे जगह बनी होती है, ये ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे करके लगता है इस तरह, ये यहाँ पे ये इस तरह लगा होता है गोला। तो गोला चूँकि 96 मॉडल में आता है, जो 2000 मॉडल अब फेस लिफ्ट आया था, फेस लिफ्ट के अंदर ये गोला उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो मैंने इसको चूँकि फेस लिफ्ट में लेके जाना है कम पैसों में, ये अगर मैं ये बम्पर नया डालूँ फ्रंट वाला, तो उसके लिए मुझे फेंडर भी चेंज करने पड़ते हैं, हेडलाइटें भी चेंज करनी पड़ती हैं, बोनट भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से इसकी शेप का थोड़ा सा डिफरेंस होता है 96 में और 2000 में। तो मैंने उन्हीं बम्परों को यहाँ से बंद करवा के अपग्रेड कर लिया है। 1200 रुपया लगा मेरा और काम भी हो गया। इसी तरह ये शीशा था, शीशे की यहाँ से रिपेयरिंग होनी थी, ये पीस यहाँ से टूटा हुआ था, यहाँ से ये, तो इसकी रिपेयरिंग हुई है, ये भी उसने बीच में ही किया है। फिर यहाँ पे ये पीस लगा, ये सारा काम उसने 1200 में मुझे करके दिया। एक ही शीशा था और 2 ये बम्पर थे, तो ये 1200 रुपये उसने लिया। तो काम अच्छा किया उसने, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सारा टाइम लगा इसके ऊपर, तो लेकिन काम मेरा हो गया, कम पैसों में अपग्रेड हो गया। इसी तरह ये देखें, इस बम्पर को अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ये आपको पीस लगे नज़र आ जाएंगे। ये पूरे पीस लगा के उसने बम्परों के गोले यहाँ से बंद किए हैं, ये देखें इस तरह करके ये सारा उसने किया। इसी तरह ये फ्रंट वाले बम्पर को भी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये चीज़ देखें, यहाँ पे पूरे पीस लगे हुए हैं। उसने पीस लगा के पूरा इसको यहाँ से पहले काट के इसका वो नीचे से गोला निकाला, बाहर जो गोले की फिटिंग होती है उसको आरी वाले ब्लेड से काट के बाहर निकाल दिया। फिर उसने प्लास्टिक का पीस बना के यहाँ पे लगा के इसको पूरा यहाँ से अंदर से दबा दिए इसके बम्पर के अंदर। अब इसके ऊपर पुटीन लगेगी, पुटीन से इसकी ग्राउंड तैयार होगी। और फिर ये डिक्की पड़ी हुई है, ये डिक्की 2000 रुपये की लेके आया हूँ बिलालगंज से, वो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। इसमें लाइटों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ऐसे करके आपको थोड़ा सा सामान के अंदर पड़ी थी, थोड़ी इतनी क्लियर नहीं थी है। अब ये देखें, इसकी ये शेप है, यहाँ से आके ऐसे ऐसे और ऐसे। जो 96 मॉडल में डिक्की आती है वो यहाँ से ऐसे और ऐसे आ जाती है, यहाँ से उसकी लाइट थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ी सी बुरी लगती है। फिर उसके बाद इस 2000 की डिक्की के अंदर मुझे ये प्लास्टिक का ये भी उसने साथ दिया है, और प्लस इसकी यहाँ पे इस जगह पे जो नंबर प्लेट की लाइटें होती हैं यहाँ पे और यहाँ पे, वो भी साथ उसने मुझे दी हैं। तो ये पूरी उसने मुझे कंप्लीट डिक्की 2000 रुपये की दी है, जिसमें सिर्फ मोनोग्राम नहीं है,
ये मोनोग्राम नहीं है, नीचे वाला मोनोग्राम नहीं है, सिविक का मोनोग्राम नहीं है, ये मोनोग्राम के बगैर है और इस लॉक के बगैर है और जो डिक्की का नीचे ताला होता है उस ताले के बगैर। बाकी सारा ये खोखा और ये प्लास्टिक फ्रेम वगैरह और लाइटें वगैरह ये कंप्लीट उसने, ये वाली लाइटें मुझे लहदा से लेनी पड़ी हैं। ये लाइटें 1600 रुपये की आई हैं, 2 800 की एक और 800 की वो। तो ये इस तरह ये भी काम हो गया, मतलब 2000 और 1600 3600 के अंदर ये हो गया। अब बैक लाइटें सिर्फ इसकी लेनी है, वो लेके तो इसको पूरा कम्प्लीटली अपग्रेड हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचा है। अभी प्राइमर का काम चल रहा है। अभी एक इससे अगली वीडियो में मैं आपको प्राइमर दिखाऊंगा। ये देखें, जैसे वो मैंने फेंडर दोनों लटकाए हुए हैं। फेंडर चूँकि मैंने जलाए थे चूल्हे के ऊपर रख के, इसकी सारी पुटीन रिमूव की है, तो इसके अंदर वाली साइड पे भी अस्तर लगना है, प्राइमर लगना है। तो इसलिए मैंने इनको खोल के अलहदा करके फिर इसको प्राइमर लगाना है, लगा के फिर इसको फिट करूँगा। और दूसरी साइड से आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारी पुटीन लग के इसकी ग्राउंड तैयार हुई है। 320 नंबर का पेपर लगा हुआ है इसके ऊपर। अभी ये देखें, ये कट्स नज़र आ रहे हैं आपको हल्के हल्के। ये कट्स जब इसके ऊपर प्राइमर लगेगा तो ये कट काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे कट, उसके अंदर हम दोबारा फिलिंग करके इसकी ग्राउंड को क्लियर करेंगे। इसी तरह ये देखें, अब इनके ऊपर प्राइमर लगना है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे प्राइमर लग रहा है। बाकी गाड़ी पर प्राइमर लगा हुआ है, इसकी एक साइड लग गई है, एक साइड अभी रहती है। ये देखें, अब यहाँ पर वही कट्स वगैरह, यहाँ पर ये कट नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा है कट्स वगैरह। इन कट्स के अंदर फिलिंग होनी है सारी पुटीन की दोबारा से। यहाँ पे पुटीन की फिलिंग होके फिर इसको सैंडिंग होगी, मतलब मंजाई करके इसको सारा 320 नंबर के पेपर से फिर इसको फाइनल बेस लगाई जाएगी। बेस पे कोट लगेगा उसका गोल्डन का। तो ये अस्तर होता है, ये ज़रा सारे कट्स वगैरह छुपा देता है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी थोड़ा सा था लेकिन वो इसने सारा क्लियर कर दिया। अब इसके ऊपर फाइनल एक कोट और लगना है अस्तर का, सैंडिंग होने के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा ये नुक्स आ रहा है, जिस तरह पेंट थोड़ा सा यहाँ से खिंच सा गया है, ये भी पेंट खिंच के इसकी सैंडिंग होगी प्रॉपर। सैंडिंग होने के बाद एक कोट लगेगा इसको यहाँ पे इतने से पीस के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा नुक्स आया था इस जगह पे, वो यहाँ पे ये देखें, ये पेंट थोड़ा सा खिंच गया यहाँ से। इसके ऊपर एक दफ़ा पेपर लगेगा, ये सारी ग्राउंड एक दफ़ा तैयार होगी इसकी सारी। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको प्राइमर लग रहा है। प्राइमर के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे प्राइमर लग रहा है और कैसे वो उसकी सारी सेटिंग हर चीज़ है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो ये साइड अभी रहती है, ये देखें, ये पुटीन लगी हुई है यहाँ पे, ये फिलिंग है सारी। इसको मैंने 320 वाला पेपर लगा के प्लेन कर दिया हुआ है। अब 320 वाले पेपर के बाद इसके ऊपर प्राइमर जब लगेगा तो फिर इसके जो हल्के फुल्के टक कह लें, जिसको कट्स कहते हैं, जो सैंड पेपर के कट्स होते हैं या पुटीन के अंदर कैविटी होती है, वो सारी वहाँ पे क्लियर होगी। अभी आपको थोड़े थोड़े बबल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। ये देखें, ये प्राइमर ने सारे बबल्स उठाने हैं। ये कट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये वाला, ये सारे कैविटी, ये सारी कैविटी प्राइमर ने उठानी है इसकी। तो प्राइमर लगेगा, ये सारी कैविटी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक दफ़ा प्राइमर के बाद ये देखें, ये कैविटी, ये सारी कैविटी ये प्राइमर ने उठानी है सारी। प्राइमर इसको क्लियर करेगा। जो रिमेनिंग कैविटी रह जाएगी वहाँ पे दोबारा पुटीन की फिलिंग करके 320 के पेपर से उसको सैंड करेंगे। सैंड करके उसके ऊपर एक बेस कोट लगेगा इसका, गोल्डन वाले का। फिर जब गोल्डन वाले के ऊपर कुछ कैविटी बाकी रह जाएगी, बहुत माइनर सी इक्का दुक्का जगह पे, उसके ऊपर उस कैविटी को छुपाने के लिए डीको पुटीन लगाते होते हैं। डीको पुटीन का लगेगा, बेशक आप स्टील पुटीन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें डीको लगा लें। अगर आपके पास डीको नहीं है तो आप स्टील पुटीन से भी उसको उठा सकते हैं। अब ये प्राइमर लगा यहाँ पे, देखिए इसमें कैविटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर एक स्टील पुटीन का कोट लगेगा। स्टील पुटीन का कोट लगने के बाद फिर दोबारा इसकी मंजाई हो जाएगी, सैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद जो ग्राउंड होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। फिर दोबारा एक कोट लग जाएगा अस्तर का, प्राइमर का। तो फिर ये सारी यहाँ पे फिनिशिंग में आती जाएगी इस तरह। तो इंशाल्लाह काम फिनिशिंग में पहुँचा हुआ है। फिर इसकी फिटिंग आ जाएगी। ये वाली 2 लाइटें भी बिलालगंज से लेके आनी है। ये डिक्की के रिफ्लेक्टर आ गए थे, ये पुरानी डिक्की लगी हुई है, अभी इस डिक्की को उतार देना है। ये देखें ना इसकी शेप, ये दरमियान वाला इसके ये प्लास्टिक का बड़ा होता है काफ़ी, और जो न्यू मॉडल में है उसमें ये प्लास्टिक छोटा होता है। लाइटें बड़ी कर दी हैं उन्होंने। यहाँ पे लाइट सिर्फ इतनी है, ये आप हटाएंगे ना, ये देखिए नीचे लाइट नज़र आ रही है। लाइट सिर्फ उसकी शेप ऐसे आ रही है, यहाँ से आगे गोल हो जाती है। जो न्यू मॉडल में उसमें ऐसे आके ऐसे आती है फेस लिफ्ट में। तो उसको जब डिक्की चेंज करेंगे तो फेस लिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा बोनट, फेंडर, ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट साइड से जो है इसकी शो तकरीबन मिलती जुलती है 2000 के साथ। कोई इतना डिफरेंस नहीं है। वो गोलों का डिफरेंस था, गोले मैंने यहाँ पे बम्परों में बंद करवा दिए हैं। तो बाकी हेडलाइटें चेंज करना या वो काफ़ी लंबा खर्चा था, क्योंकि 2 फेंडर इसके जो थे 2000 मॉडल वाले 14000 के 2 फेंडर हैं। फिर इसी तरह तकरीबन को 8-9 हज़ार का इसका बोनट है। फिर इसके बम्पर 9,000 रुपये के दोनों हैं। तो तकरीबन कोई 60,000 के करीब वो खर्चा जा रहा था टोटल, इसको प्रॉपर तरीके से अगर फेस लिफ्ट में लेके जाया जाए। तो उसके बाद गाड़ी में सनरूफ नहीं है, ओरियल में कन्वर्ट करना हो अगर इसको, फिर उसके ऊपर लहदा से 1 लाख रुपये का खर्चा है।
तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये की इसकी ओरियल वाली रूफ़ आती है। तो मैंने सोचा इतना खर्चा क्यों करना है, इसको सिंपली फेस लिफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल तरीके से, कम पैसों में। तो इसको इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं प्राइमर कैसे लग रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।